नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म पर एक डिबेट करने वाले हैं हम। हिंदी मीडियम हो आपका, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम्स वालों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। ये देखो, हमें बचपन से ये पाठ पढ़ाया गया भारत के अंदर। जब डाइवर्सिटी कोई कंट्री हो तो उस कंट्री के अंदर धर्मनिरपेक्षता का पाठ आपके सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और 6 से लेकर 12 तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं। धर्म स्टेट से एक अलग मामला है। इसी को हम धर्मनिरपेक्ष के रूप में जानते हैं। आखिर क्या धर्म एक स्टेट से अलग रह सकता है या नहीं रह सकता है, ये पूरा डिबेट का मामला है। और भारत जैसा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर, जहाँ पे कोई एक दो धर्म नहीं है, कितने सारे धर्म हैं, उन सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना थोड़ा चैलेंजेस भी है। और आज इस चैलेंजेस को हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा सेकुलरिज्म का पार्ट है वो कब दिया और किस पे दिया गया है। देखो, आर्टिकल आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ सही से। और जो भी हम टॉपिक समझ रहे हैं, आप थोड़ा इस कंसेप्ट को समझना, आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में हमारे पास राइट टू रिलीजन दिया गया है। हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम है, हम जो मन चाहे अपने रिलीजन, अपना जो धर्म है, हमारा रिलीजन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। हम उसको छोड़ भी सकते हैं। हम जो भी धर्म चाहे वो अपना सकते हैं। हम अपनी कोई भी धर्म के नाम पे कोई प्रचार करने के लिए, हम अपनी शिक्षा, अपने धर्म के प्रचार, अपने धर्म की एजुकेशंस को, टीचिंग्स को हम स्प्रेड करने के लिए हम कोई सा भी इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आज देखा होगा हमने, आज मंदिर बनते हैं तो हम अपने आस्था को बना सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हम अपनी आस्था में विश्वास करने के लिए ये सब कर सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी दी गई है। हाँ, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से हम किसी के धर्म को अपने धर्म में आने के लिए कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। तो आज हम समझने वाले हैं ये धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो डिबेट्स है, इसका मतलब क्या है। ये सेक्युलरिज्म दोस्त, ये आज का वर्ड नहीं है। ये ब्रिटिश जो एक राइटर था जिसका नाम था जॉर्ज जैकोब, 1851 के अंदर इसने ये वर्ड दिया सेक्युलरिज्म। और उसी के बाद से ये वर्ड दुनिया भर के अंदर, कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा दुनिया भर के अंदर ये वर्ड दिया गया सेक्युलरिज्म। जब इसका मतलब यही निकाला गया था कि स्टेट को रिलीजन से अलग रखा जाए। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे रिलीजन और स्टेट सब मिला जुला लगता है हमें। लेकिन इतना मतलब कि निरंकुश नहीं था, कोई डिक्टेटर वाली बात नहीं थी। लेकिन जब हम मिडीवल पीरियड में आते हैं, जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या था, स्टेट और रिलीजन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्टेट वही काम करता था जो रिलीजन्स कहता था। यानी दोस्त, आप कह सकते हो कि चर्च का बोलबाला हुआ करता था। चर्च के फादर लॉ मेकिंग के अंदर अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखाया करते थे। तो इस टाइम चर्च और स्टेट के बीच में मिल जाने की वजह से धर्मनिरपेक्ष जो क्राइटेरिया है, जो टाइप्स है, वो रहा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे स्टार्ट होता है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। रिलीजन्स के अंदर रिफॉर्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो ईसाई धर्म है, इसमें सुधार करना है हमें। और इसी मूवमेंट के बाद ईसाई धर्म के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो तरीके के धर्म बन गए। और आज इस टाइम भी ईसाई धर्म में दो यानी कि पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर शिया और सुन्नी है, वैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो समाज में ये धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। लेकिन पहले क्या था, स्टेट और रिलीजन आपस में जुड़े हुए थे, और इसमें धर्म का बोलबाला हो जाने की वजह से जो सेकुलर जो पॉलिसीज़ है वो नहीं बन पाती थी। तो ऐसे चल के मतलब कि आगे आने वाले टाइम में हम इनको ठीक करते चले गए। जब सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है नीरा चंडोक का, महात्मा गांधी जी का। और जब हम यहाँ पे देखते हैं नीरा चंडोक के बारे में, तो इनका ये कहना था कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो सर्वधर्म समभाव है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई है। यही सेम कंसेप्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कहा गया था। लेकिन महात्मा गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। इनका ये कहना था कि स्टेट और रिलीजन्स आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी बिल्कुल जो पॉलिसीज़ बनेगी वो बिल्कुल शांतिप्रिय बनेगी, और समाज में सभी सर्वधर्म समभाव का जो कंसेप्ट है, एक राम राज्य का जो कंसेप्ट है, वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। इसलिए सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ पे कही गई। नीरा चंडोक के द्वारा इसको महात्मा गांधी जी की भी बात भी कही गई, यानी महात्मा गांधी भी यही कहा करते। ठीक है, धर्मों को समान रूप से समान और अवसर प्रदान करना ही सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है। यानी कि जो सर्वधर्म समभाव है, सर्व मतलब सभी धर्म, ठीक है, का समभाव यानी कि सम्मान करना,
और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, फारसी हो, वो उस सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ सके। अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिली है, तो जैसा उनके पास कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग को आगे बढ़ सकते हैं। अब एक बंदा किसी अलग धर्म का है और उस धर्म के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ मतलब कि समझ सकते हो आप डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो ये सरासर बिल्कुल गलत होगा। अगर हम नेहरू जी की बात करते हैं तो नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था वो इस टाइप का था कि जो स्टेट है और रिलीजन है इन दोनों को अलग रखना चाहिए हमें। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि नहीं भाई दोनों को एक साथ रखो, नेहरू जी ने कहा कि नहीं अलग रहना चाहिए ये। राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होगा। जैसे कि राज्य कोई सिर्फ हिंदू धर्म को फॉलो करे, नहीं ऐसा भी होना चाहिए। सिर्फ इस्लाम को भी नहीं, ईसाई जैन को भी नहीं। इस स्टेट की नज़र में सभी धर्म इक्वल हैं। जैसा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई सभी धर्म इक्वल हैं। ये सारी वो बातें हैं जो थियोरेटिकली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डिबेट स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को लेकर। इस डिबेट की रेस में जो सबसे पहले हैं वह राजीव भार्गव। आपने इनकी बुक पढ़ी हो, इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पे काफ़ी सारी बुक्स अपनी लिख रखी है। ये जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं कॉलेज वगैरह के अंदर इनके बुक्स काफ़ी पढ़ते हैं। तो राजीव भार्गव एक राइटर हैं, तो इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अपनी बातें कही है। इनका ये कहना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम सेक्युलरिज्म कह रहे हैं यहाँ पे, इसको 3 आधार पे हम यानी कि इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। जो सबसे पहला इसका टाइप है वह है उच्च विशेष्य सेक्युलरवाद। इसका मतलब क्या हुआ? हाइपर सब्सेंटिव सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये होता है कि हमें स्टेट और धर्म इन दोनों को बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए। स्टेट और धर्म का बिल्कुल ही मामला नहीं होना चाहिए, स्टेट रिलीजन बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। पहला डेफिनेशन ये कहता है। दूसरा डेफिनेशन इनका अल्ट्रा प्रक्रियात्मक सेक्युलरवाद, अल्ट्रा प्रोसीजरल सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये है कि जो नौकरशाही हो गए, जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो तकनीकी तंत्र हो गए, जो सरकारी प्रशासन हो गए ना, जो ब्यूरोक्रेट्स है मेनली, उनको धर्म में इंटरफेयर करने का कोई राइट्स नहीं होना चाहिए, ना ही वो कोई पॉलिसीज बना सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है संदर्भ युक्त सेकुलरवाद, जिसको हम कॉन्टेक्सचुअल, ये जो हमारा वर्ड है कॉन्टेक्सचुअल सेकुलरिज्म इसको कहा जाता है। ये जो थर्ड वाला कंसेप्ट है आज इंडिया के अंदर इसी कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, ये कहना है राजीव भार्गव का। क्योंकि थर्ड कंसेप्ट के अंदर ये कहा गया है सैद्धांतिक दूरी, यानी कि दिखने में थ्योरेटिकली हमने दूरी अपना रखी हो, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। चाहे हिंदू का मामला हो, चाहे इस्लाम का मामला हो, चाहे जैन या बौद्ध, चाहे किसी भी धर्म का मामला हो जहाँ पे नीड हो। जैसे कि अभी 3 तलाक देखिए आप, है ना, पर्दा प्रथा, ऐसे कई कई सारे ऐसे कानून बने हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को भी लेकर। तो ये कहा गया कि जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे स्टेट अपना इंटरफेयर कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता ये जरूरी है एक इंसान के लिए। और ये पॉइंट कहा गया कि धर्म से अलगाव यानी कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री में होने के बावजूद अगर सभी धर्मों का अपना अपना नियम हो, अपना अपना कानून हो, और कुछ नियम कुछ रूल्स ऐसे हों जो यानी ह्यूमन राइट्स का या धर्म के अंदर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई वॉयलेंस करता हो एक एज अ ह्यूमन बींग, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ये राजीव भार्गव का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट हमें भारत में सेकुलरवाद का आयाम क्या है, यानी डायमेंशन क्या है। तो इसके लिए डोनाल्ड स्मिथ की एक बुक है इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज़ इस बुक का नाम याद रखना, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ये बुक किसकी है? डोनाल्ड स्मिथ की। इसमें इन्होंने कहा है डायमेंशंस के बारे में कि सेकुलर राज्य की अपनी समझ होती है, जिसमें हम राज्य, धर्म और व्यक्ति इन तीनों के बीच में इंटरकनेक्शन कह सकते हो आप, कि इन तीनों के बीच में हम इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्टेट, रिलीजन और पर्सन, यहाँ पे इन तीनों का कंसेप्ट है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं ये स्मिथ क्या कहता है भाई। ये स्मिथ ये कि व्यक्ति और धर्म सबसे पहला कंसेप्ट है, पर्सन एंड रिलीजन। इसके अंदर स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि जब पर्सन और रिलीजन्स की बात आएगी तो एक इंडिविजुअल पर्सन अपने रिलीजन्स को फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। यहाँ पे कोई स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब जिस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार उसको अपना धर्म छोड़ देना चाहिए और किसी और धर्म को फॉलो करना चाहिए, किसी और धर्म को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तो इसका पूरी आज़ादी होगी, वो ये भी कर सकता है। स्मिथ कहता है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट में कहता है स्मिथ क्या कि व्यक्ति और राज्य का संबंध, और ये एक ऐसा संबंध होना चाहिए जहाँ पे धर्म का कोई भी बोलबाला नहीं होना चाहिए। पहले वाले में स्टेट गायब है, तो सेकंड वाले पॉइंट में स्टेट है और धर्म गायब है।
व्यक्ति और राज्य यानी पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन और स्टेट की बात यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे रिलीजन्स का कोई भी यहाँ पे मुद्दा नहीं होगा। रिलीजन के आधार पे हम लोगों को नहीं देखेंगे, यहाँ पे लोगों को हम राइट्स की बात करेंगे और लोगों की ड्यूटीज़ यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम उनकी बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स हो गए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए इनकी, हम रिलीजन्स को बिना देखे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ ये सारे काम करेंगे। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो स्टेट और अलग अलग धर्मों के बीच में हम संबंध यानी कि इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग मतलब कि दिखे ना, या कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, सभी धर्मों के बीच में सर्वधर्म सहभाव की जो बात है हमारी रिस्पेक्ट वाली वो करेंगे। तो ये 3 डेफिनेशन दी गई धर्मनिरपेक्षता की डोनाल्ड स्मिथ के द्वारा, यानी कह सकते हो कि ये भारत में सेकुलरवाद का आयाम यानी कि डायमेंशन ही। तो ये 3 डायमेंशन है, प्लीज़ आपको समझना इसको पॉइंटों को सही से। स्मिथ का मानना है कि भारतीय राज्य और धर्म इन दोनों में पृथकता में असफल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राज्य इस टाइम स्टेट और रिलीजन दोनों के अलगपन में, ये जो दोनों डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो इनके डिफ्रेंशिएट में फेल रहा है इंडियन स्टेट। ये कहना है किसका? स्मिथ का, कि भारत आज भी कहीं ना कहीं धर्म के अंदर अपने नियम और रूल रेगुलेशंस अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो भारत आज भी सेकुलर कंट्री है। ये स्मिथ का कहना है यहाँ पे। ठीक है, एंड हम बात करते हैं कविराज का। देखो ये डिबेट का इशू है, तो इस बहुत सारे लोगों की मत हो सकता है। अब मैं बीए पॉलिटिकल साइंस और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कल ही पेपर है, तो मैं चाहता हूँ इस वाले वीडियो के अंदर हम ऐसा कोई डिबेट ना करें जिसको लगे कि नहीं भाई हम पर्सनल अपने किसी एक कम्युनिटी पे बात कर रहे हैं। जस्ट एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा इस टॉपिक पे मैं खुलकर बात करूँगा। चलिए कविराज की बात करते हैं। हम ये क्या कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है इसके 2 टाइप्स हम मान सकते हैं। पहला वो है जब हम आज़ादी के पहले की बात करते हैं, और दूसरा आज़ादी के बाद का सेकुलरिज्म। जो आज़ादी के पहले का सेकुलरिज्म था उसके अंदर देखा जाएगा तो अलग अलग जो लैंग्वेजेस के लोग होते थे उन सभी को मौका मिलता था अपनी बातों को रखने का, सभी को मौका मिलता था। ओरिजिनल लैंग्वेजेस के अंदर भी सारे काम हुआ करते थे। लेकिन जब आज़ादी की बात की हम बात करते हैं तो अब डाइवर्सिटी की तो छोड़ो, आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की ही बात होती है। बाकी जो भी अब ओरिजिनल लैंग्वेज है अब उनको कोई मतलब कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश बस। तो इसलिए अब जो सेकुलरिज्म है वो आप कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कवर रह चुका है। तो कबीराज यहाँ पे इनका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सेकुलरिज्म आज भारत में सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं है। यहाँ पे पार्थ चटर्जी है, इनका क्या कहना है कि भारतीय सेकुलरवाद का मौलिक मूल्य सही सूंढता है। आज भारत के अंदर जो भी रहता है सभी के अंदर टॉलरेंस है, सही सूंढता। इसका मतलब क्या हुआ? अपने धर्म को सही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को गलत मत कहो। अपने धर्म की प्रचार करो, अपने धर्म को फॉलो करो, दैट्स अप टू यू। लेकिन हमारा ये भी हक नहीं है कि हम दूसरे धर्म को खराब कहें कि भाई वो धर्म बहुत गलत है या वो धर्म बिल्कुल घटिया है। हम अपने धर्म को बुराई नहीं करते, या हम अपने धर्म की अगर हम किसी दूसरे धर्म की अच्छाई भी नहीं बता सकते या हम कुछ दूसरे धर्म की वाहवाही नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये भी राइट नहीं है कि हम दूसरे धर्म की बुराई करें। ये सही सुनता हमारा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है इंडियन स्टेट। ये कहना है किसका? पार्थ चटर्जी का। इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट बताया कि हमने समझौता कर रखा है सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे से मिलकर, इसलिए क्योंकि हम सभी सहिष्णु हैं। सहिष्णु मतलब हम सभी लोग एक टॉलरेंस में अंदर जी रहे हैं इस टाइम। टॉलरेंस के अंदर हम सभी ने सहमति बना रखी है अपनी, ठीक है। परिणाम क्या है? अगर हम सभी लोग सहिष्णु यानी कि टॉलरेंस के साथ अगर जीवन यापन करते हैं अपना, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, इसका आउटकम बहुत अच्छा पॉजिटिव निकल कर आएगा। एंड सभी धर्मों को हम रिस्पेक्ट करते हैं तो सहिष्णु बना रहेगा, जो टॉलरेंस है वो बनी रहेगी, और सभी धर्म एक साथ बने रहेंगे, और इससे देश की तरक्की होगी, देश का इससे विकास होगा। यानी कि अगर हम रिलीजन्स के नाम पे अगर हम आज तक लड़ते रहे तो देश की जो मेन जो प्रॉब्लम है हम उससे भटक जाएंगे। और आजकल जो पॉलिटिशियंस है वो भी यही चाहते हैं कि धर्म पे बात हो, रोजगार पे बात ना हो, डेवलपमेंट पे बात ना हो, जीडीपी पे बात ना हो। लोगों जो यूथ हैं, यूथ जो कंसेप्ट है आज उनके रोजगार पे, यूथ जो आइकन है उन पे ऊपर बात ना हो। दोस्त आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश को आज युवा कंट्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो देश के जो मोस्टली जो पॉलिटिशियंस है वो आज बूढ़े हो चुके हैं। जब तक युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो बूढ़े पॉलिटिशियंस क्या ही मतलब कर लेंगे यार, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। पार्थ चटर्जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो इतिहास है उसके अंदर हमें ऐसा कहीं नहीं दिखता एंशियंट हिस्ट्री के अंदर कि धर्म और राज्य बहुत अलग हों, कहीं ना कहीं मिले जुले रहे हैं वो। इसलिए हमारा भारतीय अवधारणा बिल्कुल विशुद्ध पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल विशुद्ध मतलब कि जुड़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है। यानी कहीं ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अलग रहा हो या स्टेट का जैसे कोई लेना देना है ही नहीं, रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो हम जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था।
हमारे वेदों का, ठीक है। नेक्स्ट है आशीष आशीष नंदी का यहाँ पे कंसेप्ट है। इन्होंने क्या कहा है अपनी बुक के अंदर, द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड द रिकवरी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इस बुक के अंदर इन्होंने ये कहा, दो बातें कही है। पहला, धर्म विचारधारा के रूप में लोग एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि धर्म एक आस्था के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब हम आस्था की बात करते हैं तो हम सभी उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हमारी धर्म की परंपरा है, जो हम फैमिली एंड मैरिज, सबका अपना अलग नियम है, शादी विवाह की, है ना, उत्तराधिकार का, प्रॉपर्टी पे राइट्स का, सबका धर्म का अपना अपना नियम है। तो हमारी फेथ है, हमारी आस्था है ये, इसमें कोई इंटरफेयर ना करे तो सही है। लेकिन जब हम विचारधारा की बात कर रहे हैं तो हम धर्म को एज अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के रूप में लेके चलते हैं, कि जहाँ पे हम पॉलिटिक्स के अंदर बात करते हैं तो हम बिल्कुल पीसनेस की बात करें, बिल्कुल शांति प्रिय। एंड जब हम आर्थिक की बात करते हैं तो हम उन सभी चीज़ों की बात करते हैं जिससे कि हम अपना एक इंसान इंडिविजुअली अपना बेनिफिट ना देखे, कंट्री के बेनिफिट को देखे ना। कंट्री सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन दी गई है आशीष नंदी के द्वारा। यहाँ पे अमर्त्य सेन है जिन्होंने, एक काफ़ी इकोनॉमिस्ट है, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है ये। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारत में 6 डिस्प्यूट्स है उसके बारे में बात कही है। डिस्प्यूट जिन्होंने कुछ यूँ बताया है कि भारत जो सच्ची जो धर्मनिरपेक्षता होती है, जो सेक्युलरिज्म जो होती है, वो कहीं दिखती नहीं है भारत के अंदर। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो धर्म के अंदर भी लेकर कोई कानून बनाती है, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर बनाए। कभी हम मस्जिद मंदिर के लड़ते हैं, कभी हम किसी और चीज़ के लड़ते हैं, तो कभी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आना पड़ता है, कभी वहाँ पे पॉलिटिशियंस अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो कंट्री सेकुलरिज्म वाली कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये कहना है अमर्त्य सेन का, ऐसे लगभग 6 पॉइंट्स इन्होंने बताया था। इसी बात पे भारत की जो सेकुलरिज्म है इसकी आलोचना की जाती है, ये आप निष्कर्ष के रूप में बता सकते हो। शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा। आपको सिंपल जितने भी नाम बताए उनका नाम प्लीज याद रखना है, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि धर्म से स्टेट बिल्कुल अलग ना रहकर सभी धर्मों का सम्मान करेगा। और ऐसा नहीं है कि स्टेट किसी एक धर्म को फॉलो कर ले, उसके नज़र में सभी धर्म एक बराबर होंगे। भारतीय जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है। हमारा सेकुलरिज्म ये है कि हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते, हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते। जहाँ ज़रूरत होती है हम सभी धर्मों के सम्मान के साथ उस धर्म के अंदर उस पॉजिटिविटी को लाने के लिए, जो अगर कुप्रथा है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान के अंदर ही व्यवस्था की गई है, तो हम गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करती है। आई होप दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है हमारा ये। एंड इसी और तरीके के टॉपिक्स मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के ऊपर मैंने अपलोड कर रखी है, तो मैंने पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इस प्लीज़ जो मैंने आपको स्लाइड्स दिया है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको मैं स्लाइड्स दे दूंगा। जस्ट इस टॉपिक को पढ़िए, काम तमाम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको और एक डीपली तरीके से समझाने वाला हूँ, सारे और मुद्दे पे समझाऊंगा। जल्दी से कल का एग्जाम हम निकाल लेते हैं। चलिए दोस्त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। भारत के अंदर सभी धर्मों का भला हो, सभी धर्म एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, यही हमारी शुभकामना है। और यही दोस्त हम सबकी एक नारा है ना, कह सकते हैं यूथ का आइकन है। और भविष्य पे बात हो, यूथ की स्किल्स पे बात हो, रोज़गार पे बात हो, ये भारत के लिए सबसे बड़ी एक कह सकते हो कि ये कंसेप्ट है जिसके ऊपर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।